स्टूडेंट्स फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, नाम लिख दिया मैंने रियल फंक्शंस। रियल फंक्शंस आपको समझ में आ रहा है कि रियल नंबर पे कॉम्प्लेक्स फंक्शन का हमको कोई काम नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स की चीज नहीं आई। ठीक है, तो रियल फंक्शन हमारा चैप्टर है पूरा का पूरा आपका। ये इसको बोलते हैं हम बेस ऑफ कैलकुलस। बेस ऑफ कैलकुलस है। कैलकुलस की बेस क्यों? क्योंकि कैलकुलस जो होती है, कैलकुलस में जितनी भी नए नए कॉन्सेप्ट आएंगे वो तो फंक्शंस पे लगेंगे। अगर आपको फंक्शंस की पूरी जानकारी नहीं है तो आप कैलकुलस के कॉन्सेप्ट तो लगा लोगे, लेकिन फंक्शंस का कॉन्सेप्ट आपको गिराएगा वहां पर। ठीक है, कैलकुलस का क्वेश्चन हो रहा है, कैलकुलस के क्वेश्चन में आपने लिमिट आगे कंट्रीब्यूट उन सब वो सब कॉन्सेप्ट लगा लिए, आंसर मैच नहीं कर रहा, वो इसलिए मैच या कोई गलत ऑप्शन मैच कर रहा है क्योंकि आपका आधा आंसर तो काटेगा, आधी वैल्यू कोई आपको पता है इंटरवल आता है, वैल्यू आधी वैल्यूज कौन काटेगा? फंक्शन से कॉन्सेप्ट काटते हैं। इसके बिना आपकी कैलकुलस पॉसिबल नहीं है। आप उसमें बेसिक जेईई मेंस के भी क्वेश्चन मुश्किल हो जाएंगे अगर आपको फंक्शन अच्छे से नहीं आता। फंक्शन आ जाएगा ना जब आपको, तब आप आगे की चीजें पढ़ोगे, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, आपको ऐसा लगेगा फंक्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं थी। लेकिन वो जितनी चीज आपने इतनी आसानी से करी ना, वो इसीलिए करी कि फंक्शंस पढ़ा हुआ है। आपको ऐसा लगता रहेगा कि फंक्शंस की जरूरत क्या है, सब तो हम कर लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर नहीं पढ़ाया जाए तो इसमें बुरी तरह गिर जाओगे। अच्छे क्वेश्चन में तो बहुत बुरी तरह। ठीक है, तो कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं, फंक्शन आपको ये बता देता है कि अलग अलग तरीके से आप ये सब लिखते रहते हो ना। ठीक है, ये कुछ फंक्शन आते रहेंगे भैया। ठीक है, बस इसमें आपको इतना काम है कि कार्टेशियन सिस्टम पर ये कैसा दिखेगा, ये कैसा दिखेगा, ये कैसा दिखेगा। ठीक है, ये कैसे दिखेंगे, ये पहला काम आता है। ये कैसे दिखेंगे, कहां तक अपनी वैल्यू लेके जाएंगे, किन वैल्यू पर आंसर देंगे। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं दो को मिला दूं तो क्या आ जाएगा। ठीक है, कौन सा जो है फंक्शन इसके अराउंड मिरर इमेज बनाता है, कौन सा इसके अबाउट मिरर इमेज बनाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आएंगी। इसकी अगर मैं y = x मिरर इमेज ले लूं तो क्या कौन सा फंक्शन बनेगा, उसको कैसे लिखेंगे, ये सब छोटी छोटी चीजें। ठीक है, कौन सा फंक्शन ऐसा है जो डोमेन की दो वैल्यू के लिए दो एक ही सिंगल आंसर देता है, ये सारी चीजें आप पढ़ लो, सब बातें पढ़ लोगे फंक्शन के बारे में, इसलिए बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, उसके साथ साथ ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर का पार्ट होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कि भाई इनवर्स फंक्शन आखिरी टॉपिक होता है फंक्शंस का। उसमें जनरल इनवर्स फंक्शन पढ़ा देते हैं, फिर उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अलग से आता है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का आपका चैप्टर है, वो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नहीं है, वो फंक्शंस का चैप्टर है, वो पढ़ेंगे उसमें। उसके बाद फिर लिमिट वगैरह पर आ जाते हैं। लिमिट आपको बताती है कि इस पॉइंट पे ग्राफ बना हुआ है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, अप्रोचिंग वैल्यू क्या है। कंटिन्यूटी फिर आपको बता देती है, फंक्शन का ग्राफ आप बताना जान लो, इस पॉइंट पे आपकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, अप्रोचिंग वैल्यू कितनी है, कि जब आप x को इसके बराबर ले जा रहे हो तो y कहां जा रहा है। कंटिन्यूटी में बता देते हैं कि टूटा हुआ तो नहीं है ग्राफ। कंटिन्यूटी में क्या बताते हैं, कंटिन्यूटी बताते हैं ऐसा तो नहीं ग्राफ में ब्रेक आ रहा है। डिफरेंशिएबिलिटी में क्या बताते हैं कि नोक तो नहीं आ रही कहीं, नोक आ रही है तो डिफरेंशिएबल नहीं है, नोक नहीं आ रही तो डिफरेंशिएबल है। ठीक है, ये कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में। उसके बाद सबसे मुश्किल चैप्टर आता है आपके पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उस सब पे आएंगे। ठीक है, लेकिन अभी फंक्शंस पे आते हैं। ठीक है, बिल्कुल मैं बेसिक बात से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूं। अ फंक्शन का नाम दे देता हूं, फंक्शन f, अ रिलेशन f। ये कोई रिलेशन जो होता है, रिलेशन आप पढ़ सकते हो, क्लियर है भाई, उसी रिलेशन की बात। अ रिलेशन f इज सेड टू बी अ फंक्शन। ये एक फंक्शन क्या है, रिलेशन f। और अच्छा मैं डेफिनेशन को ना और खूबसूरत बना, कोई बात ही ना छूटे। अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b, a relation f is said to be, relation है वो is said to be a function। ये फंक्शन कब कहलाता है, if each element of a is associated with only one element of b। कि फंक्शन a सेट से b सेट में है। इसका क्या मतलब हुआ कि a सेट की जो वैल्यूज हैं वो इनपुट होंगी और जो आउटपुट निकलेगा वो b सेट के अंदर लाई करेगा। आप लोग बोले सर अलग अलग बात क्यों कर रहे हो, a सेट की वैल्यू अगर इनपुट है तो b सेट की वैल्यू आउटपुट होगी, बिल्कुल ठीक बात है।
लेकिन ए सेट की सारी वैल्यूज को इनपुट कराया जा सकता है, लेकिन बी जो पूरा सेट है जरूरी नहीं है ये पूरा सेट आउटपुट हो, आउटपुट पूरा का पूरा इसके अंदर लाई करेगा। अगर इसके अंदर 5 वैल्यू हो सकता है आउटपुट में 2 वैल्यू आए उसी में से, जरूरी नहीं है कि 5 की 5 आ जाए, ठीक है। तो और क्या बात बोली गई कि ए से बी में जा रहा है, ए इनपुट की वैल्यू से बी आउटपुट, बी सेट के अंदर आपको आउटपुट मिले। ये सेट है, ए सेट और बी सेट, सेट के अंदर वैल्यूज होती है। इस सेट टू बी अ फंक्शन, ये ऐसा एक रिलेशन होगा, रिलेशन के बारे में बताया था ऑर्डर। ये रिलेशन जो आपका फंक्शन कहलाएगा तब जब ए का हर एक एलिमेंट एसोसिएट होगा एक ही एलिमेंट से, होगा एक ही एलिमेंट से, ये नहीं ए का एक एलिमेंट उधर के 2 एलिमेंट से एसोसिएट हो जाए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ठीक है, ये आपकी मैपिंग हो गई इसे। इसके अंदर आपका 1 2 और 3 तीन एलिमेंट है, इसके अंदर ए बी और सी, ठीक है। अगर आपका ये इससे ये इससे और ये इससे एसोसिएट हो, इसका मतलब 1 डालने पर ए आंसर निकल रहा है, ऑर्डर पेयर बना दिया मैंने, 2 डालने पर बी आंसर निकल रहा है और 3 डालने पर सी आंसर निकल रहा है, ठीक है। तो ये आपका एफ हो, ये अपने आप में ऑर्डर पेयर निकल रहा है। क्या कि इनपुट दिया 1 का तो आंसर निकला ए, इनपुट दिया 2 का तो आंसर निकला बी। अगर ऐसा हो गया तो आप ये बोलोगे ये अपने आप में ये कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंटेशन। काम कुछ नहीं है इसका, ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंटेशन होगा, ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। ए 1 से एसोसिएटेड है, 2 बी से और 3 सी से। अच्छा, इसी में अगर ऐसा हो जाता तो क्या ये फंक्शन रहता? डेफिनेशन देखना कि ए का हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट लिखो, ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट, ए का हर एक एलिमेंट एसोसिएटेड किससे? विद ओनली वन एलिमेंट। ये एलिमेंट एक से एसोसिएटेड है, ये भी एक से एसोसिएटेड है, ये भी एक से एसोसिएटेड है। कोई भी इधर से एलिमेंट ऐसा नहीं है दो दो से एसोसिएट हो जाए। मैं आपको दिखाता हूं, ये अगर आपके पास ए सेट आया 1 2 और 3 और ये आपका बी सेट आया, ठीक है, ए बी और सी, 1 आपका ए से एसोसिएटेड है, 2 आपका ए से एसोसिएटेड है, 3 आपका ए से एसोसिएटेड। आपसे कोई पूछे फंक्शन है कि नहीं, डेफिनेशन थी ए का हर एक एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए, हर एक एलिमेंट एसोसिएटेड है। कितने एलिमेंट्स है? उधर के एक एलिमेंट से, 1 एक एलिमेंट से एसोसिएटेड है, 2 एक एलिमेंट से, 3 एक एलिमेंट से। आप बोलोगे सर ए तो 3 3 से एसोसिएटेड, तो मैंने बी के एलिमेंट के बारे में बात करी कि बी कितने से होना चाहिए एसोसिएट, बिल्कुल नहीं करी। मैंने बोला ए का हर एक एलिमेंट होना चाहिए, बी का हर एक होना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं लिखा। ईच एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएट विद ओनली वन एलिमेंट, ये एक ही एलिमेंट से, ये भी एक ही एलिमेंट से, ये भी एक ही एलिमेंट से, ये आपका फंक्शन है। इसका ऑर्डर्ड पेयर अगर आप ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंटेशन दूंगा तो 1 इनपुट डालने पे भी ए आंसर, 2 इनपुट डालने पे भी ए आंसर और 3 इनपुट डालने पे भी ए आंसर, ठीक है। अच्छा, फिर आपको दिल में सवाल आएगा तो फंक्शन कब नहीं होता, मैं दिखाता हूं। ठीक है, 1 एक से एसोसिएटेड है, एक एलिमेंट, इसके तीनों एलिमेंट एसोसिएटेड है, तीनों एसोसिएटेड, इससे उधर के एलिमेंट्स। 1 एक से एसोसिएटेड है, 3 एक से एसोसिएटेड, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये 2 जो आया ये 2 2 से एसोसिएट कर गया, इसका मतलब कि ए का एक एलिमेंट 2 से एसोसिएट कर गया। आपकी डेफिनेशन क्या थी भाई कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड ओनली वन एलिमेंट, बी के एक ही एलिमेंट से एसोसिएट होना, एक ही एलिमेंट जुड़ना है जाकर। ये 2 कितने से जुड़ गया जाकर? 2 से जुड़ गया, आपने फौरन मना कर दिया नहीं भाई ये नहीं है, ये नहीं है, ये रिलेशन होता है लेकिन फंक्शन नहीं। फिर आपको ऐसा है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये ए है, ये बी है, 1 ए से एसोसिएटेड, 2 बी से एसोसिएटेड, बस। अब इसमें क्या बात, ये भी फंक्शन नहीं है। ये क्यों फंक्शन नहीं है? ये बात ये हुई है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए, ये ए सेट था, ये ए सेट, ए बी सेट, ये ए का हर एक एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए उधर के एक ही एलिमेंट से। ये हो रहा है एक ही एलिमेंट से, ये हो रहा है। ए के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जो बी से एसोसिएट नहीं कर रहा, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं रहेगा क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट एसोसिएट करना है, हर एक एलिमेंट, ठीक है, नॉट अ। मैं इसकी आपको डेफिनेशन, एक इनपुट ऐसा है, 1 इनपुट does not have an output in B। आउटपुट किसके अंदर मिलना चाहिए? तो बी सेट। एक इनपुट आपका ऐसा है, ए सेट इनपुट का, जिसका आउटपुट आपको बी में नहीं मिला, उसका कहीं और मिल रहा हो, बी के बारे में मतलब नहीं, इसलिए वो फंक्शन। ये क्यों नहीं है फंक्शन? क्योंकि इसमें एक इनपुट ऐसा है इसके 2 2 आउटपुट आ रहे हैं। 1 इनपुट has 2 आउटपुट्स, और आपको पता है इधर का एक एलिमेंट उधर के एक ही एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए। अगर एक एलिमेंट 2 से हो गए, एक इनपुट के 2 आउटपुट निकलने लग गए, हम बिल्कुल मना कर सकते हैं।
हर इनपुट का आउटपुट निकलना चाहिए बी सेट में, और एक इनपुट का एक ही आउटपुट निकलना चाहिए, चाहे तीनों का सेम आ जाए आउटपुट, तीनों का सेम आ जाए। आपको क्या ऐसा होता है क्या? हाँ देखो बिल्कुल हाँ होता है ऐसा। fx is equal to 3 लिख दिया, x की इसका मतलब कांस्टेंट फंक्शन है, पढ़ाई नहीं है इसको। x की वैल्यू अगर 1 डाल दो f1 तो 3 ही आएगी, क्योंकि अगर हमने x लिख दिया यहाँ पर, इसका मतलब आप x की कुछ भी वैल्यू पुट करते रहो, x तो वेरिएबल होता है, कुछ भी वैल्यू तो कितना आंसर देगा हमेशा 3। तो 1 पे भी 3 दे रहा है, 2 पुट करूंगा तो भी 3 दे देगा, 3 पुट करूंगा तो भी 3 दे देगा, ठीक है। मैं इसके अंदर -2 की पावर 10 पुट करूंगा तो भी 3, कुछ भी पुट कर दूंगा तो पूरा fx किसके बराबर है? 3 के ही बराबर, ठीक है। तो अब ये तो बात हुई फंक्शन कब हो रहा है कब नहीं हो रहा। मैं इसका आपको दिखाता हूं फंक्शन आफ्टर डिफाइन ए से लेकर बी, ठीक है। इसके अंदर ए जो है, जो आपका इनपुट है, ये कहलाता है डोमेन, और ये रेंज नहीं कहलाता, ये कहलाते हैं कोडोमेन। ये ए वाला जो सेट है, जो इनपुट का सेट है, ये इनपुट का सेट है, ये पूरा पूरा इनपुट, आउटपुट लाइज इन कोडोमेन। वो पूरा आउटपुट का सेट नहीं है, आउटपुट उसके अंदर लाई करता है, ठीक है। तो ये हुआ इनपुट और वो गया आउटपुट। कैसे बात समझी जाती है? मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। इधर आया 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यहां से हमें एक फंक्शन एसोसिएटेड है जिसको मैंने लिखा fx = x + 1। ये a सेट है, ये b सेट। x की वैल्यू पुट करोगे आप तो आपको आंसर मिलेगा उधर। x की वैल्यू इस सेट से आएगी, इनपुट की वैल्यू ये रहेगी, f के अंदर क्या लिखा हुआ है? x लिखा हुआ है, इसका मतलब x को खाएगा, x इनपुट 1 पुट किया तो कितना आंसर निकलेगा भाई? अगर 1 यहां पुट करूंगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा, ये इससे एसोसिएटेड है, ये इससे एसोसिएटेड है, 3 4 से हो जाएगा, 4 5 से, ठीक है। ये जो a था आपका, ये जो इनपुट का सेट था, ये पूरा सेट कहलाया डोमेन। अगर कोई आपसे पूछ ले यहाँ पे डोमेन ऑफ फंक्शन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या है, तो आप बोलोगे डोमेन ऑफ फंक्शन में 4 वैल्यू आ रही है 1 2 3 4। अगर कोई आपसे पूछ ले कि कोडोमेन कितना है, तो आप बोलोगे तो 5 वैल्यू आ रही है 1 2 3 4 और 5। फिर बात ये होगी, ये जो एसोसिएटेड वैल्यूज है, ये तो पूरा बी सेट हो गया, ये क्या कहलाएंगे? ये जो आंसर निकल कर आया आपका आउटपुट, ठीक है, इनका एक अलग से सेट बनता है जो कहलाता है रेंज ऑफ फंक्शन। रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज क्या चीज है कि इनपुट के जो जो आंसर आए वो सब क्या कहलाएंगे, उन सबका एक सेट बना दूंगा तो वो क्या कहलाएंगे? रेंज ऑफ फंक्शन। इसका मतलब अगर मैंने रेंज ऑफ फंक्शन बोला तो रेंज ऑफ फंक्शन में क्या आ रहा है? 2 3 4 और 5। आपको लगेगा सर इसका इनपुट का हमेशा आउटपुट इसी सेट में आएगा, और आउटपुट को अगर आप रेंज बोल रहे हो तो इसका मतलब रेंज तो पूरी पूरी सेट में लाई करेगी। हाँ, तो रेंज अगर कोई सेट अगर किसी दूसरे सेट में लाई कर जाता है तो पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट बन जाता है। यही बात है कि रेंज ऑफ फंक्शन इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन का सबसेट हो, बराबर भी हो सकता है, ये सबसेट है। क्या चीज रेंज हुई, क्या चीज कोड? सुनना बस, जब आप x की वैल्यू पुट कर रहे हो तो जो आंसर निकल कर आ रहा है वो f की वैल्यू fx बोले हैं, f की वैल्यू बोले। आपके फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन होता है y = fx। जो fx की वैल्यू निकलती है, जब आप x की वैल्यू पुट करते हो तो कुछ fx निकल कर आता है, उस fx को हम y बोलते हैं। एक हो जाता है x और एक हो जाता है y, और x और y दोनों मिल जाते हैं तो आपको x, y का ऑर्डर्ड पेयर मिल जाता है। और अगर ऑर्डर्ड पेयर मिल गया x, y का, तो आपको कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट मिल गया। पॉइंट एक पुट करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, और उन सबको मिला देते हैं तो ग्राफ बन जाता है फंक्शन का, तो उसको y बोलते हैं। y = जहां पर जो y होती है वैल्यू वो कहलाती है रेंज, ठीक है। अच्छा, इनपुट क्या होता है? इनपुट क्या होता है? x की वैल्यू। तो इसका मतलब जो डोमेन हुआ वो अपने आप में x की वैल्यू हुई, और जो रेंज हुई वो fx की वैल्यू है। fx की वैल्यू मतलब y की वैल्यू, या फिर किसकी वैल्यू बोल दो? fx की। fx और y एक ही चीज, ठीक है। जिसके अंदर इनपुट जो होगा, आप जो वैल्यू अपनी मर्जी से पुट कर रहे हो, या जो फंक्शन कह रहा है पुट करने को, वो आप इंग्रेडिएंट दे रहे हो उसके अंदर, तो वो x की वैल्यू वो इंडिपेंडेंट है, आप जो चाहे पुट करो, जितनी आपके पास चॉइस उतनी में कोई भी वैल्यू पुट करूंगा। तो इसका मतलब ये जो x हुआ, x ये अपने आप में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो फंक्शन के अंदर लिखा होता है f के अंदर, या अगर आपके यहाँ पर p लिखा होता है px तो p के अंदर,
ठीक है। अच्छा, अब जब x की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये कुछ आंसर देता है, वो आंसर किसके बराबर है, y के बराबर। इसका मतलब इसके सारे आंसर डिपेंड करते हैं कि x की क्या वैल्यू पुट करी आपने। जैसे हम पिछले में दिखाऊं कि x की वैल्यू आपने 1 पुट करी तो y 2 निकला, x की वैल्यू 2 पुट करी तो y 3 निकला। इसका मतलब x की वैल्यू इंडिपेंडेंट है। आप पहले 4 पुट कर देते, इनमें से पुट के पहले 4 कर देते तो वो 5 निकलता। ये नहीं था कि आपने पहले 1 करी तो वो 2 निकल आया और आपने दूसरी 4 पुट करी तो वो 3 निकलेगा, नहीं। वो डिपेंड करता है y की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू यहां से आ रही है, जो रेंज है वो डिपेंड करती है कि आपने इनपुट क्या दिया है। क्योंकि वो डिपेंड करती है वैल्यू, तो y जो होता है वो आपका कहलाता है डिपेंडेंट वैल्यू। डिपेंडेंट वैल्यू, x क्या हुआ आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। y इज इक्वल टू fx लिख कर लाते हैं, ठीक है। आपको ऐसे समझना, ये समझो कि ये पहले भी समझा हुआ था, 11 में पढ़ा था। एक मशीन है, ठीक है, जिसके अंदर आप यहां से इनपुट डाल रहे, ये f है, मशीन लगी हुई, यहां से आपने इनपुट डाला, निकल के आया आउटपुट, ठीक है। अब आउटपुट के लिए आपने इतना बड़ा घड़ा रख दिया है, ठीक है, इतना बड़ा घड़ा रख दिया। अब इसके अंदर गिरेगा आउटपुट, इनपुट यहां से आया है, तो ये जो वैल्यूज है, जो इनपुट आई है, ये तो होती है आपकी डोमेन। डोमेन किसकी वैल्यू होती है, x की वैल्यू। इसका मतलब आपने x की वैल्यू स्टोर कर दी इस मशीन में, फंक्शन नाम की मशीन में। x की वैल्यू गई, प्रोसेस हुई और y की वैल्यू निकली, y की वैल्यू निकली। अब वो इतना भर सकता है, ये पूरा b सेट है, लेकिन मान लो वो इतना भरा, जरूरी थोड़ी नहीं पूरा इनपुट निकल आया, पूरा भर जाए आपका ये आउटपुट वाला घड़ा, इतना भरेगा, ठीक है, भर सकता था इतना। इसका मतलब ये पूरी जो वैल्यू थी, ये थी कोडों में, इतनी आ सकती थी भैया सारी वैल्यू, लेकिन वो आई इतनी, और जितनी वैल्यू आपके आउटपुट की निकलती है वो क्या कहलाती है, आपकी रेंज, ठीक है। आपने इनपुट दिया इस मशीन में, फंक्शन नाम की मशीन में, वो पूरा का पूरा इनपुट क्या कहलाएगा, डोमेन। इनपुट तो आप पूरा देते, आउटपुट जो है इनपुट से ज्यादा जाएगा नहीं कि बहुत भाग गया, ठीक है, मैक्सिमम भर देता है। यहां तक हमें पता है कि इससे ज्यादा हमने इनपुट ही नहीं दिया। ऐसा थोड़ी है कि 2 किलो चीज लोगे और वो 4 किलो बन जाएंगी, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। तो डोमेन x की वैल्यू थी, वो आपने इनपुट दिया, यहां आउटपुट दिया, आउटपुट इतना भर सकता था, जो मेरा b नाम का सेट था। वो जरूरी नहीं है पूरा भरे, हो सकता है पूरा भर जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है। तो हम जनरल केस लेके चलते हैं, जरूरी नहीं है, रेंज ऐसे आएगी, रेंज ऐसे आएगी। तो जितना आउटपुट निकला वो सारी वैल्यू एक साथ पकड़ लिया था, इतनी तो रेंज है, इतनी कैपेसिटी थी रेंज निकलने की कोडों में। जितने आपने इनपुट डाले वो सब इनपुट क्या कहलाता है, डोमेन को x की वैल्यू, वो रेंज आई, वो रेंज क्या कहलाती है, y की। कोडों में नहीं होती y की वैल्यू, रेंज होती है y की। इतनी बात को देखना, कुछ नहीं, ठीक है, आपको यही समझना है कि ये इनपुट आउटपुट रिलेशन है। x का इनपुट दोगे y का आउटपुट, x का इनपुट दोगे y का आउटपुट। कितना निकल सकता है आउटपुट, इतना निकल सकता है। निकल कितना रहा है अभी इस केस में, इतना निकल रहा है, सारी वैल्यूज नहीं दे रहा। डोमेन पूरा पूरा पलटोगे, पूरा पलटोगे। कोई ऐसा तो भाई अगर आधी चीजें मिला के तो कभी चीज बनती नहीं कि आपने चाय बनाने गए और उसमें दूध नहीं मिलाया तो अगर काली चाय बन जाएगी, पी के दिखाओ, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो डोमेन आप समझ गए, इनपुट वैल्यू और आउटपुट वैल्यू, बस बहुत बात समझ लिया। ये सब नए स्टूडेंट के लिए सारी बातें मैं 11वीं क्लास के फंक्शंस की बेसिस में बता चुका हूं, ठीक है। नए स्टूडेंट जिन्होंने नहीं देखा होगा उनके लिए बात हो जाएगी इनपुट आउटपुट। तो मैं फंक्शन चेक करा, चेक whether following relations are functions or not। आपको चेक कर फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। मैं f is equal to x, 3 ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंटेशन such that x belongs to R। ये दूसरा आपके पास f is equal to n, 1 by n, जहां पर आपका n belongs to z plus
ठीक है, इसको देखो जरा, x की हर वैल्यू के लिए आपने पुट किया इसके, या अगर रियल नंबर है सारे में, या 0 -1, मैं तो नहीं पुट कर, ये रहा b से -1 1 ये सब वैल्यू होंगी। आपने सर आपने इंटीजर भर दिया, ठीक है 1.1 भर लो, तो मैं यहाँ पर 5 लिख देता हूँ, सारी वैल्यू भर दूंगा। ठीक है, आपको पता है आप x की ये ऑर्डर पे ऐसा है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर x से रिलेटेड कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब आप x की वैल्यू कुछ भी पुट करते हो, इधर तो y इधर तो 3 ही लिखा है, अगर इधर 3 लिखा रहेगा तो वहां भी रियल नंबर चल रहे हैं 0 1 2 3, इसका मतलब -2 रखोगे तो भी 3 आएगा, -1 रखोगे तो भी 3, 0 रखोगे तब भी, मतलब ये बोल रहे हैं कि x रख दो आप यहाँ पर, उधर 3 ही निकलेगा। अगर x रखने पर 3 ही निकल रहा है इसका मतलब, और x की वैल्यू आप सारे रियल नंबर, मैं सारे रियल नंबर इस सेट डिफाइन किया ना, सारे रियल नंबर दे दो वो 3 देंगे, इसका मतलब जो a सेट के एलिमेंट थे, a सेट ही होता है ना, a सेट के सारे एलिमेंट के लिए आपको उस तरफ एसोसिएशन मिल रहा है, ये फंक्शन की डेफिनेशन होगी ना, भाई सारे एलिमेंट एसोसिएट होने चाहिए, और सारे एलिमेंट एक ही से हो रहे हैं, ये नहीं है कि 0 जो है वो 2 से हो जाए, ये 1 से हो रहा है, ये भी 1 से हो रहा है, ये भी 1 से हो रहा है, वो एक सेम नंबर है, उससे मैं बोलूंगा ये भी 1 से, ये भी 1 से, ये भी 1 से, ये भी 1 से, डेफिनेशन भी देखना है, इधर के सारे एलिमेंट उधर एसोसिएट होने चाहिए, इधर के सारे एलिमेंट उधर के किसी एक से होने चाहिए, किसी एक से, दो से नहीं होने चाहिए, इधर का एक उधर के एक से हो रहा है, इधर का एक उधर के एक से हो रहा है, तो ये तो फंक्शन था। अगले वाले में देखो n और 1/n, हाँ भाई आप 1 पुट करोगे, 1,1 निकलेगा, फिर 2,1/2 निकलेगा, फिर 3,1/3 निकलेगा, ऐसे होता है फंक्शन है ये। 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर मिल रहा है 2 के पॉजिटिव इंटीजर से, 0 का पुट किया अगर आपने यहाँ पर 0, अगर मैं यहाँ 0 रख दूंगा, वो सिर्फ आपका इंटीजर होता, तो जब आप यहाँ 0 रखते तो यह मतलब 1/0, और 1/0 अनडिफाइंड वैल्यू है, आपको 0 की इमेज नहीं मिलती, क्या बोल रहे हो सर, मान लो कि n बिलोंग्स टू z होता, तो जब आप n की वैल्यू 0 रखते तो ये तो इनपुट हो जाता 0 और ये हो जाता अनडिफाइंड, इसका मतलब जब आप n की वैल्यू 0 रख रहे हो, इस तरफ इनपुट जब आप 0 दे रहे हो, तो जो आपका आउटपुट है, ये आउटपुट वाला होता है ना भाई, x, y लिखते हैं ना, ये आउटपुट वाला, ये आउटपुट आपका अनडिफाइंड आ रहा है, इसका मतलब 0 की इमेज नहीं मिल रही, और अगर 0 की इमेज मतलब कि 0 का एसोसिएशन नहीं हो रहा, अगर 0 का एसोसिएशन नहीं हो रहा तो आप सीधे मना कर दोगे भाई एक वैल्यू ऐसी रह गई हमारे इधर वाले सेट में, जिसका एसोसिएशन नहीं हो रहा, तो ये फंक्शन नहीं है, लेकिन इन्होंने तो पॉजिटिव इंटीजर से, आप देखो इधर का हर एक एलिमेंट आप 1000 रख लो 1/1000 आ जाएगा, आप 5 करोड़ रख लो 1/5 करोड़ आ जाएगा, अलग अलग वैल्यू आएगी सब, ये एक नंबर है, ये उसका रेसिप्रोकल है, और आपको पता है कि, अरे मैं तो भारी बात कर रहा हूँ, हल्की बात 1/n, बिल्कुल मैं तो मैथ्स पे चला गया एकदम, 1/n इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्या भारी बात, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ n। अब आप n की वैल्यू एक रखोगे तो एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलेगा, और मैट्रिक्स में हमने पढ़ लिया है, और दुनिया जहां में हमेशा ट्रू है बात कि हर एक वैल्यू का कोई भी अगर आप इनवर्स निकालने जा रहे हो तो यूनिक होता है इनवर्स, कि a का अगर b हो गया इनवर्स तो उसका c नहीं हो सकता, ठीक है, तो अगर वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो अगर आप वहां पर 2 रखोगे तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 आएगा, और 2 का एक ही होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कोई सा भी हो, मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव वो एक ही होगा, वो दो नहीं होते। जैसे आपको ये पता चल गया कि a सेट से b सेट में जा रहे थे, ठीक है, इधर का हर एक एलिमेंट एसोसिएट हो रहा है उधर के एक ही एलिमेंट से, ऐसा नहीं सकता आपने यहाँ पर 2 रखा, आपके पास दो रेसिप्रोकल आ गए उसके, एक 1/2 और एक 1/3, ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ, एक ही हो रहा है, तो इसका मतलब ये तो आपका फंक्शन बनकर आया, ये बनकर आया z प्लस से लेकर, कोई बता देगा, अरे रियल नंबर लिखना बस, आंसर रियल आएंगे ना सारे, 1/2 1/3 1/4 क्या रियल नंबर से बड़ी तो कोई बात नहीं। अब वो सर 0 से 1 में ही तो आ रहे सारे आंसर, 1/2 1/3 1/4 तो छोटा हो जाता है, पहले वाले का आंसर आया था 1, फिर आया था 1/2, फिर आया था 1/3, ठीक है, और जब आप इनफाइनाइट पुट करते हैं इनको जाके, मतलब बहुत ही आगे चले जाते हैं, इनफाइनाइट पुट नहीं कर सकते, तब इनफाइनाइट यहां पुट करते तब यहां 0 बनता, इसका मतलब सारी वैल्यू नहीं लगेगी, यहां लगेगी, तो सारी वैल्यू 0 से 1 में नहीं कर रही, यहां तो वो तो रेंज है ना उसकी, वो तो रेंज है, हम यहां पर क्या लिखते हैं, या तो कोडो में लिखते हैं, कितनी बड़ा सेट लिख दो, मैंने सारे रियल नंबर लिख दिए, क्या ये रियल नंबर में लाई नहीं करते, बिल्कुल लाई करते, हमें रेंज थोड़ी लिखनी है, हमें तो कोडो में ही लिखना है,
रियल नंबर लिख दिया, पॉजिटिव रियल नंबर लिख दो, 0 से 1 क्लोज इंटरवल लिख दो। ठीक है, एक बात हो गई। अच्छा, अब इस बाद में इनपुट डालेंगे, आउटपुट निकलेगा, सब पता है। काम की बात क्या आती है? पहली काम की बात जो शुरू होती है वो होती है डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, डोमेन ऑफ फंक्शन। अच्छा, डोमेन ऑफ फंक्शन आपने बात की थी कि डोमेन की होता है डोमेन, डोमेन ये सारी वो वैल्यू होती है आप इनपुट कर सकते हो। दे रखा है पहले से डोमेन, कोई तकलीफ नहीं, आपको दे दिया क्या क्या इनपुट डालना है। होता क्या है हमारे पास, हम ये सब क्यों डिफाइन करते हैं अलग से? होता है कि कर को दिया डोमेन, दोबारा क्यों कर रहे हो? हम ये क्यों डिफाइन करते हैं कि आपके पास अगर फंक्शन दे दिया, ठीक है, तो डोमेन आपको निकालना पड़ता है। आपको सर हमें कैसे निकालेंगे डोमेन? डोमेन तो वो जो इनपुट करते हैं। तो हाँ, तो हम ये देखते हैं कि क्या क्या चीज हम इनपुट कर सकते हैं। आपको ऐसी भी कोई चीज इनपुट नहीं कर सकते। हाँ देखो, अगर आपका फंक्शन log x बन जाता, नहीं लगा तो e है, तो आप x की नेगेटिव वैल्यू थोड़ी पुट कर सकते हो। log मना कर देगा फॉर कि नहीं भाई हम तो नेगेटिव एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो ऐसी कौन सी वैल्यू पुट होंगी? ग्रेटर देन 0 वाली। ग्रेटर देन 0 को log एक्सेप्ट करता है। तो आपको तो इनपुट मतलब पहले से नहीं दिया था, नहीं, इनपुट अभी आप निकाल रहे हो क्या 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 पुट कर सकते हैं, क्या क्या फंक्शन हमको इजाजत दे रहा है। ये लॉग क्या इजाजत दे रहा है हमको, लॉग क्या इजाजत दे रहा है। ठीक है, आप खाना बनाने जा रहे हो, मटर पनीर की सब्जी, उसमें बालू थोड़ी मिला तो मिट्टी मिला दी आपने, कौन खाएगा उसको? ये इनपुट तो अपनी मर्जी का है, अपना घर है, अपनी मर्जी, मिट्टी फ्री की डाल दी मटर पनीर में, ठीक है, कोई खा लेगा उसको? वो मटर पनीर बनाया आपने, क्या कर दिया? ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ भी अपनी मर्जी है, कुछ भी इनपुट डाल दिया। ठीक है, अब या तो उन्होंने दे रखा हो इनपुट, अगर नहीं दे रखा तो देखते क्या क्या चीजें एक्सेप्टेबल है, क्या क्या चीजें एक्सेप्टेबल है, वो वैल्यू तो पुट करोगे हमारे एक्स की। मिट्टी नहीं डालनी है कि नहीं तो मैं तो -2 पुट करूंगा, मैं बना रहा हूं इनपुट। अरे नहीं, अपने घर से नहीं आता इनपुट, ये फंक्शन बताता है आपको कि भाई मैं क्या क्या दूंगा वैल्यूज, मेरे बिना नहीं करोगे काम। तो सर वो क्या था? वो तो तब था जब आपके पास इनपुट पहले से दे रखा, जब रिलेशन, जब फंक्शन एज ए रिलेशन देखते हैं उसकी बातें। फंक्शन एज ए रिलेशन में आपको कुछ कुछ वैल्यू आप पुट कर लेते हो। जैसे ही रियल फंक्शन की बात स्टार्ट होती है, ये जो रियल फंक्शन आता है, ये चीज आएगा, ये जो रियल फंक्शन आता है, जैसे उसके अंदर आपको ये पता करना पड़ता है बार बार कि अरे इस फंक्शन में हम पुट क्या कर सकते हैं, कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, कौन सी नहीं करेगा। ठीक है, इतनी बात है। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन एग्जिस्ट। x की वो वैल्यू जिन पे फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, वो इस केस में कौन सी है? जब x बिलोंग करेगा आपका 0 से लेकर इनफाइनाइट, तो ये सारी पॉजिटिव वैल्यू होगा, इन पे ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अच्छा कोई अगर कह दे, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये तो वो सारी वैल्यू लिख दी आपने, सारी। ठीक है, अगर कोई बोले कि x की वैल्यू आपकी 1 से लेकर 10 तक है, क्या इन पे फंक्शन एग्जिस्ट करेगा? करेगा क्या 1 से लेकर 10 तक? आपको पता है 1 के जस्ट आगे से रखना, 1 रखते हो तो 0 आता है, 1 से 0 आ सकता है। ठीक है, आप 1 के जस्ट आगे से रखोगे, आंसर आते जाएंगे। पॉजिटिव वैल्यू ना, पॉजिटिव सारी वैल्यू एक्सेप्ट करता है। तो क्या ये भी डोमेन है क्या? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स होगा, हाँ ये भी डोमेन है। तो हमारा क्या, मैं आपको कंफ्यूजन दूर करना चाह रहा हूं, उससे पहले आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। ये डोमेन है सर, वो क्या है? एक चीज आती है डोमेन ऑफ डेफिनेशन। ठीक है, एक चीज होती है ना डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं, f(x = log x)। आपके दिल में आता है कि डेफिनेशन का मतलब है सर इंग्लिश लिखेंगे, नहीं, वो होता है डेफिनेशन का इंग्लिश में मतलब। लेकिन जब डेफिनेशन ऑफ फंक्शन आ जाता है ना, कि इसका मतलब है फंक्शन डिफाइन कैसे है। f(x) तो है, f(x) उसका नाम है, f(x) तो नाम है। फंक्शन था क्या? एल्जेब्रिक फंक्शन था, पॉलिनोमियल फंक्शन हुआ, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक, कैसा था वो? ऐसा था। ये तो उसका नाम है, ये उसकी शक्ल है, ये नाम है, शक्ल है। तो डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन किसी ने बोला है ना, तो पूछते हैं फंक्शन डिफाइन कैसे? वो ये है डेफिनेशन।
अब बोलोगे इसमें तो इंग्लिश नहीं है, मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो फंक्शन, ये फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई इस fx केवल log x के बराबर, ठीक है, इंग्लिश नहीं लिखी जाती उसमें। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन जो वर्ड यूज होता है ना, इसका मतलब ये नहीं कि डेफिनेशन लिखी हुई है सब इंग्लिश में पढ़ते हो, इसका मतलब ये है कि वो ऐसे करके डिफाइंड है। मान लिया मैंने एग्जांपल की तरह लिया है कोई भी, डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन ये होता है आपके पास, इसको बोलते हैं लार्जेस्ट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन एग्जिस्ट। क्योंकि ये डेफिनेशन ऑफ फंक्शन का डोमेन, डेफिनेशन ये है, इसका डोमेन मतलब आप सारी वैल्यू बताओ जिस पे एग्जिस्ट करेगा, लार्जेस्ट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x। तो अब अगर fx log x लिखा हुआ है तो मैं आपको समझाता हूं कि x की वैल्यू बिलोंग करेगी 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, ये है आपका डोमेन ऑफ डेफिनेशन। x की वैल्यू बिलोंग करता है 1 से लेकर 10 तक, ये आपका डोमेन ऑफ डेफिनेशन नहीं है। ये वो लार्जेस्ट सेट नहीं है जिसके लिए फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, ये वो है लार्जेस्ट सेट, वो है लार्जेस्ट सेट। लेकिन ये इसको सिर्फ डोमेन आप बोल सकते हो, सिर्फ डोमेन बोल सकते हो। ये मैं बता रहा हूं वो बात जिससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन अब बात होती है आम भाषा की, ठीक है, आम क्या लिखकर आएगा, नॉर्मल लोग कैसे बात करते हैं, नॉर्मल लोग इतनी बड़ी बात नहीं करते जैसे मैथमेटिशियन ने कर रखा है। नॉर्मल लोग आपका कंपटीशन एग्जाम कोई ऐसी बात नहीं करेगा, वो क्या बात करेंगे कि अगर उन्होंने बोला है डोमेन, फाइंड डोमेन बोल दिया है, इसका मतलब है वो बोल रहे हैं फाइंड डोमेन ऑफ डेफिनेशन, इसका मतलब ही ये होता है। असली मैथ्स में इसका मतलब ये होता है कि नहीं, किसमें आईआईटी एग्जाम में होता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने अगर डोमेन बोल दिया है तो वो पूरा ही डोमेन पूछ रहे हैं, पूरा डोमेन मतलब डोमेन ऑफ डेफिनेशन ही पूछ रहे हैं। लेकिन अगर ये पूछ लेना है कि किन वैल्यूज पे फंक्शन x की किस वैल्यू पे फंक्शन एग्जिस्ट करता है, जो यहाँ पे था, तो अब बोला ये वाला फंक्शन जो है ये x की इन वैल्यूज पे भी एग्जिस्ट करता है, क्या ये लार्जेस्ट सेट है, नहीं, तो क्या इसको डोमेन बोलेंगे एग्जाम के हिसाब से, कॉम्पिटिशन नहीं, इसको नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे। अब बोलो अभी तो आपने लिखा है इसको बोल सकते हैं डोमेन, अरे मैं कह रहा हूँ कि प्योर मैथ्स में, असली मैथ्स में कंपटीशन एग्जाम जो होता है उसके अंदर डोमेन ऑफ डेफिनेशन और डोमेन दोनों वर्ड यूज हो जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि हो सकता है किसी किताब में आप पढ़ लो डोमेन अलग चीज होती है, डोमेन ऑफ डेफिनेशन अलग चीज होती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि दोनों वर्ड का जब यूज होगा आपके सारे एग्जाम्स में, आपके सारे पैकेजेस में, वो डोमेन पूछ रहे हैं, इसका मतलब पूरा सेट, पूरा सेट। ठीक है, इतनी बात में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो डोमेन ऑफ डेफिनेशन का मतलब है फंक्शन की डेफिनेशन की, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन था fx log x, उसमें उस डेफिनेशन में x की वो सारी वैल्यू बताओ जिसके लिए फंक्शन एग्जिस्ट करे। आपने बोला सारी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए फंक्शन एग्जिस्ट करे, इतनी बात करिए। अब आओ रूल्स फॉर फाइंडिंग डोमेन, ठीक है, तीन बेसिक चीज 11 में ये भी कर चुके हैं। fx अगर आपका लिखा हुआ है 1 अपॉन, नहीं फंक्शन की फॉर्म लिखा, फंक्शन की फॉर्म अगर ऐसे लिखी हुई है अंडर रूट में a, ठीक है, तो नेसेसरी बात है आपके पास कि a आपका a मस्ट बी ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ a will exist when a is greater than or equal to 0। क्यों? क्योंकि आपके फंक्शंस का चैप्टर नाम है रियल फंक्शन, सारी बात रियल नंबर पे हो रही है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव चला गया तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, और कोई प्रॉब्लम तकलीफ क्या है, रूट के अंदर वाला पॉजिटिव। तो आपको करना क्या होगा, रूल दिखवा रहा हूं, a greater than or equal to 0 and solve for x। ये क्या मतलब, ये जो a लिखा हुआ है, अगर ये फंक्शन x का लिखा हुआ है तो ये x का टर्म होगा ना, कोई बड़ा सा x का टर्म, अगर आप बड़ा सा मान लो क्वाड्रेटिक a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करोगे तो उसमें x की तो वैल्यू निकालोगे, x की क्या क्या वैल्यू आती है, x की वैल्यू क्यों निकालेंगे, क्योंकि डोमेन क्या चीज होती है, वो x की वैल्यू होती है, वो इस a की, इस क्वाड्रेटिक की, इस क्यूबिक की है, साइन की वैल्यू नहीं होती, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज कि अगर आपके पास 1 अपॉन a आ गया तो उसमें एक ही बात है, ये रूल निकालने के लिए पुट a नॉट इक्वल टू 0 एंड सॉल्व फॉर x। ये डिनोमिनेटर में अगर आ गया टर्म, इसका मतलब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि फंक्शन तब एग्जिस्ट करेगा जब डिनोमिनेटर नॉन जीरो है।
अगर x की कोई ऐसी वैल्यू आई जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन अनडिफाइंड वैल्यू देगा, इनफाइनाइट जो होती है अनडिफाइंड वैल्यू। तो इसलिए आप देखोगे x की वो वैल्यू जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 हो रहा है वो नहीं लेनी है। तो आप ये a नॉट इक्वल टू 0 पुट करोगे, यहां से x नॉट इक्वल टू समथिंग आ जाएगा, उसको छोड़ के बाकी सारे। उसके बाद 1 अपॉन अंडर रूट में a आया होगा, तो आप क्या पुट करोगे, a ग्रेटर देन 0। क्यों? एक तो स्क्वायर रूट है उसके लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू लगता, और एक डिनोमिनेटर भी है उसके लिए इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। ये रखोगे एंड सॉल्व फॉर x, वो डोमेन होगा आपका। डोमेन तो x की वैल्यू होती है। इधर ही बात करो थोड़ा, ठीक है। पहली चीज ये, दूसरी चीज ये, तीसरी चीज, चौथी चीज, अगर आपका fx इज इक्वल टू f1 प्लस f2, x लगे हुए सब में, अब सर x लगाया, हाँ x लगा हुआ है, fx से f1x से f2x से, लिखा नहीं है, कभी कभी नहीं लिखा जाता, रिप्रेजेंटेशन के अलग अलग तरीके और सिखा रहा हूं आपको कि f लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें वेरिएबल कौन सा है सर, अरे x है और कौन सा वेरिएबल, अगर स्पेसिफाइड ना हो x है तो लिखा क्यों नहीं, अरे अंडरस्टूड है कि f ये लिखा हुआ है, इसका मतलब फंक्शन लिखा है fx, ठीक है। ये आपका f1 into f2, या डिवीजन तो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन ही होता है। इसके अंदर अब कोई आपसे पूछे कि डोमेन ऑफ f क्या है, तो आप बोलोगे डोमेन ऑफ f1 का इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ f2। इस फंक्शन का डोमेन कैसे निकलेगा, कि इसका डोमेन निकाला, इसका डोमेन x की कुछ वैल्यू के लिए एग्जिस्ट, मतलब x की कुछ वैल्यू के लिए ये एग्जिस्ट करे, x की कुछ और वैल्यू के लिए ये एग्जिस्ट करेगा। आपको पूरा f एग्जिस्ट करवाना है। अगर ये पूरा फंक्शन एग्जिस्ट करना है तो ये बना किससे, ये इन दोनों के सम से बना, या डिफरेंस से, या मल्टीप्लिकेशन से। अगर ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे तभी कर सकता है वो एग्जिस्ट। तो इसकी वैल्यूज और इसकी वैल्यूज का क्या लेंगे आप, इसकी एग्जिस्टेंस वाली वैल्यूज डोमेन ऑफ f1, इसकी एग्जिस्टेंस वाली x की वैल्यूज डोमेन ऑफ f2, उन दोनों का इंटरसेक्शन, यूनियन नहीं। यूनियन का मतलब देखो या तो ये एग्जिस्ट कर जाए या वो कर जाए, नहीं दोनों करवाने हैं, मतलब कॉमन वैल्यू जिस पे दोनों एग्जिस्ट करें वो किसका डोमेन होगा, f का डोमेन होगा। तो जब आप डोमेन निकालने जा रहे हो तो क्या लोगे, दोनों फंक्शन का इंटरसेक्शन। इसी पे मैं आपके सामने क्वेश्चन इतनी बात अंडर रूट में अगर वो 7 माइनस एक्स प्लस में अंडर रूट में हुआ x माइनस 2, ठीक है। क्या तकलीफ 7 माइनस एक्स और x माइनस, ये एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन, दोनों फंक्शन को एग्जिस्ट करो। ये फंक्शन है स्क्वायर रूट, आपको बताना अगर ये एग्जिस्ट करना इसको एग्जिस्ट करवाना है तो रूट के अंदर वाला पॉजिटिव रहना, तो 7 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर वो एग्जिस्ट करना है तो x माइनस 2 जो है रूट के अंदर वाला टर्म x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन। आपको याद रखना है रूट x में x ग्रेटर देन 0 नहीं रखना, तो रूट के अंदर वाला पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा, नहीं तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बातें वो है जो चेक करनी ही करनी पड़ती है। 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल, यहां से आपका x लेस देन इक्वल टू 7 आ जाएगा, यहां से x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। आपको इनका इंटरसेक्शन लेना होता है, ये रहा 2 ये रहा, एक पार्टी कह रही है 2 से बड़ा रखो तब हम एग्जिस्ट करेंगे, दूसरी पार्टी कह रही है 7 से छोटा रखो एग्जिस्ट कर जाएंगे। इसका मतलब 7 से 2 के बीच की जो वैल्यूज है वहां दोनों एग्जिस्ट करेंगे, दोनों एग्जिस्ट करेंगे तो आपको पता है f उन दोनों के सम से बना, जब वो दोनों एग्जिस्ट कर जाएंगे तो ये भी कर जाएगा। x की किस वैल्यूज के लिए, जो 2 से 7 में जाएगी, तो 2 से 7 के बीच की जो x की वैल्यूज है उनके लिए ये fx एग्जिस्ट कर रहा है, और x की जिन वैल्यूज के लिए फंक्शन एग्जिस्ट करता है वो डोमेन कहलाता है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू लिख दो, डोमेन ऑफ f लिख दो, सब बात ठीक है। आगे इसी का सामने लिख दिया fx इज इक्वल टू अंडर रूट में sin x प्लस 2 और पूछ ले डोमेन। डोमेन मतलब x की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन एग्जिस्ट करे। मैं आपको समझाऊंगा, x की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन एग्जिस्ट करे उसमें क्या होगा, ये sin x, आपको पता है sin x का डोमेन रियल नंबर होता है, ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि सब पढ़ चुके हैं। मैं sin x का ग्राफ देखा है ना, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट कोई बात नहीं, देखो sin x प्लस 2 है, ये जो अंदर रखा हुआ है टर्म कौन सा, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्यों, स्क्वायर रूट के अंदर बैठा है,
आपके पास आ गया कि साइन एक्स की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, हमेशा -2 से बड़ी होनी चाहिए। यहां के बाद ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यहां के बाद लगाना दिमाग, लॉजिक, एनालिसिस। एनालिसिस क्या करनी है, x की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए sin x -2 से बड़ा है। ऐसा सुनना है, अच्छा मुझे x की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए sin x -2 से बड़ा है। बता, जैसे आप ये आपके दिमाग में चलेगा तो मैं लिख रहा हूं, बट sin x तो हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करता है। रेंज लिखिए, साइन की रेंज ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब sin x जो है वो हमेशा किससे बड़ा होता है, -1 से बड़ा या बराबर। ये कह रहे हैं कि x की वो वैल्यू बताओ, ये लिखो फॉरवर्ड x बिलोंगिंग x की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए sin x -2 से बड़ा है। आपको भैया sin x को -2 से बड़ा, sin x में आप x की कुछ भी वैल्यू पुट करते रहो, sin x तो हमेशा -1 से बड़ा रहता है। ये कह रहे हैं -2 से ऊपर वाली बताओ, आप कह रहे हैं नहीं हमेशा, हम तो हमेशा -1 से बड़े रहते हैं। इसका मतलब x की कुछ भी वैल्यू डाल दो, sin x की वैल्यू हमेशतो से बड़ी रहेगी। तो यहां से डायरेक्ट एनालिसिस होती है, दिस इंप्लाइज x बिलोंगिंग टू दिस एंड दिस। कि x की आप कुछ भी वैल्यू डालो, sin x कभी -2 से नीचे, क्या वो -1 से नीचे नहीं जाएगा? ये डाउट तो नहीं आ रहा सर, -2 और -1 में बड़ी वैल्यू आप -1 को क्यों ले रहे हो? 2 होती है ना बड़ी वैल्यू, अरे 2 होती होगी भैया, -2 -1। sin x चाहिए -2 से बड़ा, sin x जब -2 से बड़ा रहेगा ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव रहेगी। sin x हमेशा -2 से क्या -1 से बड़ा रहता है, बड़ा होता है। x बिलोंग्स, कोई भी रियल नंबर पुट कर दो, ये वैल्यू जो अंदर बैठी है ये हमेशा पॉजिटिव है। आप x की कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, मिनिमम से आप लेकर 3π/2 पुट कर दी, इससे नीचे नहीं जा सकता साइन। 3π/2 को साइन का आंसर दिया -1, -1 + 2 ये बन गया 1, एग्जिस्ट कर रहा है, इससे नीचे साइन नहीं आता। उसके बाद ठीक है, डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है, जहां पर f(x) √√ में आपको cos x माइनस स्क्वायर रूट। एक ही बात है कि रूट के अंदर वाला रहना चाहिए पॉजिटिव। अच्छा, रूट के अंदर वाला पॉजिटिव मतलब cos x -2 की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। डोमेन x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए cos x -2 पॉजिटिव है। इसका मतलब cos x की वैल्यू किससे बड़ी हो जाए, 2 से बड़ी हो जाए। आपको x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए cos x 2 से बड़ा आ सके। लेकिन आपने दिल में सोचा बट, थोड़ा बट लग रहा है, बट cos x तो हमेशा किससे छोटा रहता है, cos x की वैल्यू -1 से 1 में लाई करती है ना cos x में, cos x तो हमेशा 1 से छोटा रहता है। ये कह रहे हैं भाई ये फंक्शन तब एग्जिस्ट करेगा जब x की वैल्यू वो डालोगे कि x की वैल्यू पुट करने पे cos x 2 से बड़ा होता है। आपने तो क्या मजाक कर रहे हो भाई, मैं x की कुछ भी वैल्यू डाल दूं, cos x हमेशा 1 या 1 से छोटा, तो 2 से बड़ा कब होगा, कभी नहीं होगा। इसका मतलब x की ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है जिसके लिए cos x 2 से बड़ा हो जाए, कोई वैल्यू नहीं। तो x की आप कोई भी वैल्यू पुट करते रहो, अगर वो 2 से बड़ा नहीं हुआ तो ये कभी पॉजिटिव नहीं होगा, नहीं हो। इसका मतलब x की किसी वैल्यू के लिए फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, किसी के लिए नहीं कर रहा, तो x बिलोंग्स टू 5। x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो आप पुट करके उसे पॉजिटिव ले आओ। ज्यादा से ज्यादा आपने क्या पुट किया भाई, x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो ये 1 हो जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। 1 - 2 नेगेटिव रहेगा तब भी। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं होगी मुझे, ठीक है। ये बात हुई डोमेन की छोटी छोटी बात, एकदम बेसिक डोमेन की बात करेंगे, कोई ज्यादा हम चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अगली चीज पर आते हैं, इसके अंदर ग्राफ्स ऑफ, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ कि y = fx लिया आपने, मान लो x में आपने x1 डाला, उसके कोरस्पोंडिंग आपको y1 मिला। इसका मतलब आपका ऑर्डर पे जो पॉइंट आ गया वो x1, y1 आ गया, एक पॉइंट। फिर आपने कोई x2 नाम की वैल्यू ली, उसके कोरस्पोंडिंग आपको y2 मिला, दूसरा पॉइंट आ गया, ठीक है। ऐसे करके फिर आपने x3, y3 लिया, x3 इनपुट दिया, उसके कोरस्पोंडिंग y3 आ गया, तो आपका क्या हुआ, x3, y3। ऐसा आप लेते गए, आपने कोई n नाम n ले लिया, उसकी कोरस्पोंडिंग आपको yn निकला, आपके पास पॉइंट बन गया xn, y, ठीक है। ये पॉइंट्स हो गए। x1 के कोरस्पोंडिंग y1 मिल गया आपको, भाई x1 यहां पुट करोगे, fx1 आएगा, उसकी वैल्यू मान लेते हैं y1 है।
x2 यहां पुट करोगे, fx2 आएगा, उसकी वैल्यू मान लेते हैं y2। ठीक है, ये पॉइंट मिल गया, आपने सारे पॉइंट प्लेस कर दिए और इनके बीच में भी पॉइंट आए होंगे और इन सबको ज्वाइन कर दिया। ये मान लो ये आपका x1, y1, ये मान लिया आपका x2, y2, ज्वाइन कर, यहां से शुरुआत तो यहां पर एंड हुई। ठीक है, तो x की कौन कौन सी वैल्यू पुट करी, ये तो मैंने 1 लिख दिया, मान लो बीच में भी पॉइंट है, सब बीच में भी पॉइंट है, यहां से लेकर यहां तक ये x की वैल्यूज जो फंक्शन ने एक्सेप्ट करी, यहां से लेकर वहां तक जो x की वैल्यूज फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है वो हुआ डोमेन। ठीक है, तो ये हुआ डोमेन। इसका मतलब कि कार्टेशियन प्लेन पे जो हॉरिजॉन्टल ऐसे फैलाव होता है फंक्शन का, ये हॉरिजॉन्टली जितना लेफ्ट से राइट में जाएगा वो क्या कहलाती है, जिस डोमेन कहलाती है। ठीक है, अच्छा फंक्शन की जो फंक्शन की वैल्यू जो निकली, फंक्शन की वैल्यू मतलब y की वैल्यू, फंक्शन y के बराबर ना, ये y की वैल्यू वो नीचे से नीचे यहां तक है, y एक्सिस प्राइम वाली वैल्यू ऊपर से ऊपर यहां तक। ये जो वैल्यूज निकल कर आएंगी ये y की वैल्यूज थी, और y की वैल्यू क्या कहलाती है, आपके x की कोरस्पोंडिंग जो y की वैल्यू कहलाती है, उन सबको आपने पकड़ लिया और वो क्या कहलाई, आपकी रेंज कहलाई। ठीक है, तो डोमेन क्या हुआ आपका, हॉरिजॉन्टली जो x एक्सिस पे जितना आपका फंक्शन फैला हुआ है वो तो पूरा लेफ्ट से लेकर राइट में डोमेन हो गया, और नीचे से ऊपर जो है वो क्या हो गई, आपकी रेंज हो गई। छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू पे जाते हैं, लेफ्ट से राइट में छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली आपको दिखता है डोमेन कार्टेशियन प्लेन पे आपके पास, यहां से यहां इस तरफ आपको दिखेगा डोमेन। ठीक है, और ऐसे करके आपको नीचे से ऊपर यहां पर दिखेगी आपको फंक्शन की तरफ फैला डोमेन और रेंज। ठीक है, उसके बाद ऐसे करके ग्राफ बनता है। ग्राफ, अब कुछ बेसिक ग्राफ आपको मैं बता देता हूं। पहला है y = x, y = fx होता है, क्या लिख देते, अरे fx की वैल्यू x के बराबर है, y = fx आपको पता है ये एक स्ट्रेट लाइन जाती है ऐसे करके ओरिजिन से पास करती हुई, इसकी स्लोप 1 है 45 डिग्री। ठीक है, अब आप पूछो इसका डोमेन क्या है सर, अब आप मुझे बताओ ये आगे कहां तक जा रही है लाइन, चलती चली जाएगी आगे, चलती चली जाएगी आगे तक, कहां तक, इनफाइनाइट तक, ऊपर, अरे ऊपर की बात नहीं कर रहा अभी, यहां ऐसे ऐसे कहां तक जाएगी, उधर कहां तक जाएगी, उधर इनफाइनाइट तक, इधर कहां तक जाएगी वो माइनस इनफाइनाइट तक। तो अगर आपसे डोमेन लिखवा ले तो सारे रियल नंबर, या फिर आप लिख दो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। फिर कोई आपसे अगर रेंज लिखवा ले तो आप बोलोगे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। रेंज कैसी होती है, y की वैल्यू, मतलब ऐसे करके ग्राफ करना, ऐसे नीचे से नीचे, नीचे से नीचे नीचे कहां तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, ऊपर x की वैल्यू पुट करते हो, ऊपर कहां तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट। एक चीज है। दूसरे y = x², या आपका दिल चाह रहा है fx = x²। ठीक है, ऐसे करके ग्राफ बनता है। 11th की पढ़ाई का फायदा होता है। कोई आपसे डोमेन पूछ ले फंक्शन x की वैल्यू ऐसे कहां से कहां तक जा रही है, ऐसे उधर कहां से चलता जा रहा है, इनफाइनाइट तक, इधर कहां तक चलता जाएगा, वो माइनस इनफाइनाइट। अब उधर तो ऊपर हो गया, अरे ऊपर हो गया, सीधा थोड़ी हो जाएगा, सीधा थोड़ी हो जाएगा ऐसे करके। सीधा होने का मतलब समझ रहे हो आप, कि x की एक वैल्यू आपने पुट करी, एक पॉइंट मिला आपको, मान लो 1000, 5 पे मिल गया, मान लो 5 पे मिल गया 1000, और 6 पे भी सीधा है तो 1000, और 7 पे भी 1000, और 8 पे भी 1000। इसका मतलब डोमेन की एक वैल्यू से बहुत सारी वैल्यू अरे वो बनेगी एसोसिएट, फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो आप x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, थोड़ा ऐसे घूम रहा है लेकिन वो सीधा नहीं होगा, वो उस तरफ चलता जाएगा, लेफ्ट साइड माइनस इनफाइनाइट, ऐसे प्लस इनफाइनाइट। तो डोमेन कहां से कहां जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, सारे रियल नंबर। और रेंज कहां से कहां जा रही है फंक्शन, नीचे से नीचे की वैल्यू, ये जो वैल्यू है नीचे y एक्सिस पे, ये सबसे नीचे की वैल्यू कितनी है, 0, और ऊपर कहां तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक। रेंज इसकी 0 से लेकर, दिख रहा है, रेंज 0 से इनफाइनाइट, नीचे से नीचे 0 है। अब उधर पिछले वाले में ग्राफ नीचे चला गया, इसलिए माइनस इनफाइनाइट तक गई, यहां 0 क्यों आया, फिर 0, अब दोबारा तो आएगा नहीं नीचे, इसको ग्राफ 0 पर रुक गया। ये तीसरा मेरा y = x³ का ऐसा जाता है। पॉजिटिव वैल्यू डालोगे इसकी तो पॉजिटिव आंसर निकलेगा, भाई x की पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हो, 2 पुट करोगे ये निकलेगा, 3 पुट करोगे 27, 4 पुट करोगे 64 पॉजिटिव। माइनस में -2 पुट करोगे तो -8 नीचे निकलेगी वैल्यू। x की वैल्यू -2 पुट करी तो x³ आपका -8 आंसर देगा, मतलब y की वैल्यू -8 आएगी, y नेगेटिव होके नीचे आएगी। ठीक है, तो कोई डोमेन लिखवा ले अगर
तो आर सारे रियल नंबर कि भाई इधर जाएगा माइनस इनफाइनाइट, उधर जाएगा इनफाइनाइट, और वो रेंज लिखवा ले अगर तो नीचे से नीचे जाएगा माइनस इनफाइनाइट और ऊपर से ऊपर जाएगा इनफाइनाइट। ये भी सारा इतनी बात बता दी, ठीक है। इनको सिंपल सिंपल। चौथा, अब ये आपको बेसिक समझ में आना चाहिए कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये आपका फंक्शन है। आप कैसे सोचना है, आपको ये सोचना है कि ये y इज इक्वल टू एक्स की लाइन जाती है, आपको जल्दी में कैसे सोचना है, मैं ये y इज इक्वल टू एक्स में 1 ऐड हो गया है, इस ग्राफ को एक ऊपर उठा, क्या करते हैं, इस ग्राफ को एक ऊपर उठा, तो कहां से जाएगी, यहां से। तो ये वाला पॉइंट जो 0 0 था पहले नीचे, इसको एक ऊपर उठा दूंगा तो ये 0 होगा, और इधर नेगेटिव साइड पे काटा है तो -1 0, एक ऊपर उठाया इधर एक की तरफ, ठीक है। और आपको समझना है, तो देखो पहले जब y इज इक्वल टू x था तो y की वैल्यू 0 हो रही थी, मतलब कि टर्निंग पॉइंट जो था यहां पर, टर्निंग पॉइंट वो था 0, कि x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 0 हो रही है। अब ये पूछ रहे हैं कि y की वैल्यू 0 x को क्या रखने पर हो रही है, इसका टर्निंग पॉइंट, इसका टर्निंग पॉइंट आपको पता है -1 है, देखो -1 0 पर आया। टर्निंग पॉइंट क्या होता है, इनइक्वालिटी पॉइंट, ठीक है। एक ऊपर उठा दिया, ये बात आपको सब ध्यान रखनी है। ये 5 पे बराबर, डोमेन और रेंज कोई फर्क नहीं पड़ा, नीचे से नीचे माइनस इनफाइनाइट, ऊपर से ऊपर इनफाइनाइट, लेफ्ट साइड में इनफाइनाइट, राइट साइड में इनफाइनाइट। 5 में देखो एग्जांपल दिखा रहा हूं तुम्हें, 2x माइनस, ये जाती y इज इक्वल टू x, इसके अंदर स्लोप जो है वो है 1, ठीक है। जो y इज इक्वल टू 2x की लाइन होगी उसके अंदर जो स्लोप है वो है 2, ये tan थीटा होता है, ये भी tan थीटा होता है। यहां पर थीटा था 45 डिग्री, अगर 1 की जगह पर 2 आ गया, इसका मतलब थीटा की वैल्यू 45 से बढ़ गई, 45 बढ़, कितनी बढ़ी नहीं पता, 45 से बढ़ गई। अगर वो इतना एंगल भाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस इतना स्ट्रेट लाइन पड़ रही है 45 डिग्री, उससे बढ़ गई तो देखो लाइन कैसे जाएगी, ये लाइन चलेगी y इक्वल टू 2x, ये इतना तो भाई 45 डिग्री, अब वो tan थीटा बढ़ रहा है, बढ़ेगा किससे, थीटा से बढ़ेगा, थीटा बढ़ाने में बढ़ रहा है, अच्छा थीटा बढ़ा दिया ऐसे बढ़, उसका -3 और करना है। अगर वो 2x था उसको -3 करना है, मतलब 3 नीचे लाना है, 3 नीचे ले आओ, इसी के पैरेलल पैरेलल 3 नीचे लाना, ये पैरेलल लाइंस, ये हो गए y इक्वल टू 2x माइनस, कहां से पास करेंगे, ये आपको देखना है कि भाई यहां पर आपकी y की वैल्यू 0 होती है, y की वैल्यू कहां पर 0 होगी, 3/2 3/2, ठीक है। यहां पर आपका x 0 होता है, x 0 कितना होगा, -3 पर 0 होगा -3, 3 नीचे लाया -3 पर आया, एक ऊपर उठाया तो +1 पे गया, 3 नीचे लाया तो -3 पर आया। क्यों 3 नीचे लाया कि y इक्वल टू 2x की लाइन लगेगी, y इक्वल टू x ऐसे 2x थोड़ा सा इस तरफ जाएगा, आपको पता है ना, जैसे जैसे लाइन को मैं सीधा करते जाऊंगा सीधा करते जाऊंगा, ये एंगल बढ़ता जाएगा, यहां पर आके एंगल कितना हो जाता है, इनफाइनाइट, और 90 डिग्री, 90 डिग्री पे स्लोप कितनी हो जाती है, इनफाइनाइट। अब होता है 1 से इनफाइनाइट के बीच में ही तो 2 लाई करेगा, अरे इस जगह पर अगर आप बदले, इस जगह पर स्लोप 2 और इस जगह पर स्लोप इनफाइनाइट हो जाएगी, सॉरी स्लोप को अगर 1 से लेकर इनफाइनाइट पे लेता रहा हूं तो जो स्लोप 2 जो वैल्यू होगी, मतलब 2 जो वैल्यू होती है वो 1 से इनफाइनाइट के बीच में लाई करती है, नहीं वो यहां लाई करती, इतनी बात में तकलीफ नहीं, ये इनफाइनाइट, यहां पे स्लोप इनफाइनाइट कैसे हो सकता है, अरे भाई एंगल बढ़ाते जा रहे हैं, एंगल 90 डिग्री हो गया, और जैसे एंगल 90 डिग्री हुआ आपको बदल के 90 डिग्री हो गया, tan 90 इनफाइनाइट, बहुत बढ़िया। उसके बाद छठा वाला y इज इक्वल टू माइनस, दो में और पे पूछ रहे y इज इक्वल टू -6, ऐसे आती है, इधर से बनाती है 45 डिग्री का एंगल, इधर से बनाती है 135 डिग्री का एंगल, स्लोप आपको पता है -1 है, ठीक है। y इज इक्वल टू -2x +1 एक ऊपर उठाना, लेकिन -2x बना, अगर हम -2x का समझना भाई,
गड़बड़ नहीं करनी आपको उसके y इक्वल टू माइनस एक्स, इस जगह पर स्लोप -1, ठीक है। एंगल यहां से 45, नीचे ले जाऊं ऊपर ले जाऊं, देखना भाई एंगल इधर से नापा जाता है स्केल में 135 डिग्री 135 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट का एंगल हुआ तो बोलिए सर। अरे फर्स्ट में साइन पॉजिटिव, अरे फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव और कॉस पॉजिटिव, वो वाली बात करने जा रहा हूं। 135 डिग्री का एंगल है, कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? सेकंड क्वाड्रेंट का, ठीक है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan कैसा होता है? नेगेटिव, आपको पता ही -1 आएगा। अब अगर मैं इस तरफ ले जाऊंगा तो ये लाइन सीधी होने वाली है, यहां से यहां ले जा रहा हूं, इस तरफ रोटेशन कर रहा हूं लाइन का, मान लो इसके अबाउट फिक्स कर गया। अब ये यहां पर पहुंचते पहुंचते लाइन जो है आपकी यहां से यहां पहुंचते में आपकी जो लाइन यहां से यहां पहुंचते में वो सीधी होने जा रही है, सीधी होने जा रही है। इसका मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बनने जा रहा है। अगर 90 डिग्री का एंगल बनने जा रहा है इसका मतलब कि 10 90 स्लोप हो जा रही है इनफाइनाइट। अच्छा अब मैं आपको समझाता हूं। जब आप इधर से घुमा रहे थे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एंगल बढ़ रहा था और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 10 रहता है पॉजिटिव, तो वो गया पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ। ये लिमिट का कांसेप्ट होता है वैसे, ठीक है। इधर से घुमा रहे हो आप तो अभी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो रहा है, वो नेगेटिव है, नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा है तो जाएगा माइनस इनफाइनाइट की तरफ। इसका मतलब जब आप इधर से अप्रोच कर रहे हो इस तरफ से तो जो स्लोप आएगी वो आएगी माइनस इनफाइनाइट। अब बात हो रही है -2 स्लोप की, ये रही -1 स्लोप, ये रही माइनस इनफाइनाइट स्लोप। -2 जो होगा वो -1 से माइनस इनफाइनाइट के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब यहां से कहीं से जाएगी ना, ऊपर की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ नहीं जाएगी, नीचे की तरफ नहीं। ये हो गई y इक्वल टू -2। उसमें आपको करना है +1, एक ऊपर उठा देंगे, ये रही ताकि कहां से जाएगी 1, 0 से जाएगी। नहीं इधर कहां से जाएगी, इधर आप देख लो, जब y 0 होगा उस टाइम पे 1/2 से जाएगी, 1/2 समझ में आई बात। -2 इसकी, ये -1 है। मैं सेकंड क्वाड्रेंट से 90 डिग्री की तरफ अप्रोच कर रहा हूं, मतलब आप कम करते जा रहे हो। 135 डिग्री, 134 डिग्री, 120 डिग्री, 110 डिग्री, 100 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट चल रहा है। 99 डिग्री, 91 डिग्री, 90.5 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में है। नेगेटिव 90 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, 90 की तरफ बढ़ रहे हो आप तो स्लोप इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, लेकिन क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस इनफाइनाइट की तरफ नहीं, माइनस। ठीक है, ये आपने 10 के ग्राफ में भी देखा होगा कि 90 डिग्री पर 10 का ग्राफ जब फर्स्ट क्वाड्रेंट से आता है तो प्लस इनफाइनाइट की तरफ, और सेकंड क्वाड्रेंट में देखो तो माइनस इनफाइनाइट की तरफ। ऐसे जाता है ना, ऐसे करें 90 डिग्री π/2 पर ऐसे करें। ये इधर ही बात में मुझे लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देखिए अगला कौन सा है। अगर ये वैसे तो मैं फंक्शन शुरू कर दूं, लेकिन एक सेकंड, ठीक है।